रहे हैं। अब हम कार्बोनिल कंपाउंड्स के बारे में ही डिस्कस कर रहे थे। हमने कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर्स को डिस्कस किया था। तो आज नाइट्राइल्स है, स्पेक्ट्रल बिहेवियर ऑफ नाइट्राइल्स। तो हमने एसिटिलीन्स पढ़ा था, इनका बिहेवियर तकरीबन उनसे मिलता जुलता है और कार्बोनिल कंपाउंड जैसा भी है ऑफ कोर्स, ठीक है, क्योंकि एसिटिलीन्स में हमने देखा था कि M-1 पीक जो है वो भी हमें मिलती थी, यानी हाइड्रोजन रेडिकल निकलता था। तो बिल्कुल उसी तरह से नाइट्राइल्स में भी हाइड्रोजन रेडिकल जो है वो एलिमिनेट होता है और M-1 पीक जो है वो आती है। मॉलिक्यूलर आयन पीक समटाइम अपीयर होती है, समटाइम नहीं होती, डिपेंडिंग ऑन ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड, ठीक है। तो लेकिन M-1 पीक आमतौर पर जो है वो ऑब्जर्वेबल होती है। और दूसरा इसमें अल्फा क्लीवेज होती है और मैक्लोफर्टी रीअरेंजमेंट होती है, बीटा क्लीवेज भी ऑफ कोर्स होगी। फिर अगर जैसे इस कंपाउंड में नजर आ रहा है कि ये अल्काइल चेन है, तो जैसे अल्काइल पार्ट की फ्रेगमेंटेशन है 29 और 43 के फ्रेगमेंट भी आपको इसमें मिलेंगे। तो इसमें ये मैकेनिज्म दिया हुआ है हाइड्रोजन रेडिकल एलिमिनेशन का, ये शुगर कंजुगेटेड टाइप सिस्टम बन रहा है, तो इसलिए ये पीक आपको नजर आएगी। फिर ठीक है, तो इस तरह से अगर देखा जाए तो बीटा क्लीवेज में शायद 43 का फ्रैगमेंट बनेगा, तो इसका मतलब है कि वो फ्रैगमेंट जो बड़ा होना चाहिए। तो नेक्स्ट हम स्पेक्ट्रम देखते हैं इसका। यस, 43 का फ्रैगमेंट जो है यही बड़ा है और 41 का भी फ्रैगमेंट जो है वो बड़ा है। 41 का फ्रैगमेंट कौन सा है भला? जो मैक्लोफर्टी रीअरेंजमेंट में बना। तो आपने देखा कि हमने बहुत सारी क्लासेस जो डिस्कस की हैं उसमें जो मैक्लोफर्टी रीअरेंजमेंट के फ्रैगमेंट्स हैं वो भी कैरेक्टरिस्टिक फ्रैगमेंट्स में आते हैं, ठीक है, वो आमतौर पर बड़े होते हैं, ठीक है। तो इसमें आपने देखा कि हम देखते हैं कि 42, 41, 82, 43 ये सारे होने चाहिए। मॉलिक्यूलर आयन पीक जो वो मिसिंग है, ठीक है, और 80 M-1 पीक जो आ रही है। अच्छा, इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात मैं बता दूं, इसका जो मास है कंपाउंड का ये ऑड नंबर में है, ठीक है। तो यहाँ पे एक नाइट्रोजन रूल के बारे में भी बात करते चले। जो नोट्स मैंने दिए थे, मेरा ख्याल है कि ये उसमें दिया हुआ, लेकिन यहाँ पे हमने डिस्कस नहीं किया था कि कंपाउंड में अगर नाइट्रोजन मौजूद हो तो उसका जो मॉलिक्यूलर मास है वो ऑड नंबर में होता है। तो आपने अब तक जो कंपाउंड्स डिस्कस किए थे उनमें सब में जो है वो इवन नंबर में मॉलिक्यूलर मास आ रहा था, ठीक है। लेकिन नाइट्रोजन अगर मौजूद हो तो मॉलिक्यूलर मास ऑड नंबर में होगा। और नाइट्रोजन का फिर ये अहम बात है कि नाइट्रोजन एटम जो है वो ऑड नंबर में होने चाहिए। अगर फर्ज करो इस कंपाउंड में 2 नाइट्रोजन एटम होंगे तो फिर इसका जो मॉलिक्यूलर मास है वो इवन नंबर में हो जाएगा, ठीक है। तो ये भारत नाइट्रोजन रूल कहलाता है कि अगर ऑड नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम कंपाउंड में मौजूद होंगे तो कंपाउंड का जो मॉलिक्यूलर मास होगा वो ऑड नंबर में होगा, ठीक है। और अगर ये इवन नंबर में होंगे तो फिर ये इवन नंबर में होगा। लेकिन बाकी कंपाउंड जिनमें नाइट्रोजन नहीं था उसमें हमने देखा कि उसमें ये ऑड इवन का चक्कर नहीं था, उसमें सारे इवन ही थे, ठीक है। और इस वजह से उसमें जो फ्रैगमेंट बन रहे थे वो ऑड बन रहे थे। सिर्फ मैक्लोफर्टी रीअरेंजमेंट के फ्रैगमेंट जो है वो इवन बन रहे थे। लेकिन इसमें जो है इसका मॉलिक्यूलर मास ही ऑड है, ठीक है। और इसका जो फ्रैगमेंट बना है पहला, जो हाइड्रोजन रेडिकल निकलने के बाद, वो 82 का बना है जो कि इवन नंबर में है। इस तरह मैक्लोफर्टी रीअरेंजमेंट हुई तो 41 का फ्रैगमेंट बना, ठीक है। जबकि हम बाकी कंपाउंड में हमने देखा था कि मैक्लोफर्टी रीअरेंजमेंट में इवन नंबर के फ्रैगमेंट बन रहे थे, जबकि यहाँ पे ये ऑड नंबर का बना है क्योंकि इस फ्रैगमेंट के अंदर नाइट्रोजन है। तो हर वो फ्रैगमेंट जिसमें नाइट्रोजन जाएगा वो ऑड नंबर का होगा। जबकि यहाँ पे आप देखें जो निकल रहा है ये पार्ट, ये 42 का है, इवन नंबर का है। एनीवे स्पेक्ट्रम में हम 83 की पीक देखेंगे कि है कि नहीं। फिर 82 है, 41 है, 42 और 43 होंगे। तो 83 की पीक है, छोटी सी नजर आ रही है, लेकिन मैंने बताया था कि आमतौर पर ये मिस भी हो जाती है, समटाइम आप देख भी पाते हैं इसको, डिपेंडिंग अपॉन द ओवरऑल स्ट्रक्चर। अगर यही चेन थोड़ी सी लंबी हो जाती है, पेंटेन नाइट्राइल है, तो ये अगर हेक्सेन या हेप्टेन होता तो ये मॉलिक्यूलर आयन पीक इतनी भी गायब हो जाती, ठीक है। एनीवे 82 की पीक जो है वो आपको नजर आ रही है, जो कि हाइड्रोजन रेडिकल निकलने के बाद है। और उसके बाद जो है आपके पास ये 43 का फ्रैगमेंट है, ये जो स्टालेस्ट है, ठीक है। उसके बाद आपके पास 42 का फ्रैगमेंट आपने यहाँ देखा था, 42 का फ्रैगमेंट ये निकलता है, वो कि यहाँ पे ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल के फॉर्म में निकलता है। लेकिन मैंने बताया था कि हर फ्रैगमेंट कुछ मॉलिक्यूल में केटायन के फॉर्म में भी निकलेगा। तो यहाँ पे छोटा सा आपको 42 नजर आ रहा है। फिर 41 है, 41 जो है वो आपने भी देखा है, ये 41 है हमारे पास, जो कि मैक्लोफर्टी रीअरेंजमेंट बना।
और ये बड़ा फ्रैगमेंट है। उसके बाद ये 29 का फ्रैगमेंट है जो कि इथाइल ग्रुप के फॉर्म में निकलता है। एनीवे 43 का जो है वो प्रोपाइल भी बनता है और इसके अलावा जो है वो बीटा क्लीवेज में भी बनेगा। फिर उसके अलावा छोटे-छोटे फ्रैगमेंट के बारे में यहाँ लिखा हुआ है कि जो 55 का जो फ्रैगमेंट है वो एथिलीन के लॉस के बाद है, 54 का फ्रैगमेंट इथाइल रेडिकल के बाद है और फिर 43 का जो है वो प्रोपाइल केटाइन है, जैसा कि हम पढ़ते आ रहे हैं। और नाइट्राइल्स में जो है HCN का भी लॉस नजर आता है, वो कि उसका मैकेनिज्म नहीं हमने प्रपोज किया, लेकिन 56 की जो पीक है वो HCN के लॉस के बाद है। तो ये छोटे-छोटे फ्रैगमेंट है, इनको हम ज्यादा जोर नहीं देते, लेकिन हमारे पास ये 82 और ये जो 55 और 56 के फ्रैगमेंट थे, इनकी इंपॉर्टेंस थी 41, 43 और 42 की, और 29 के जो फ्रैगमेंट है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट थे। तो अब नेक्स्ट जो है ये हम आइसोटोप पैटर्न पढ़ना चाह रहे हैं। मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया था कि जब आप मास देखते हैं किसी कोई पीक देखते हैं, जैसे ये एक पीक है और इसके पास साथ ही M+1 पीक है, ये एक पीक है आइन है और इसके साथ M+1 आइन है, ठीक है। ये एक आइन है तो इसके पास साथ ही M+1 आइन है। तो बेसिकली ये सारे के सारे जो है वो हैवी कार्बन 13 जो हैवी आइसोटोप है उसकी वजह से आते हैं, लेकिन इनकी हाइट आप देखेंगे बहुत छोटी होती है, ठीक है। और आमतौर पर अगर ये पीक भी छोटी हो जाए तो ये स्ट्रेस हो जाते हैं, नजर नहीं आता, ठीक है, क्योंकि कार्बन 13 जो है वो नेचर में नेचुरल अबंडेंस जो है बहुत लो है, 1% है तकरीबन, जबकि दूसरा कार्बन 12 जो है वो 99% है तकरीबन, ठीक है। तो इस तरह से, लेकिन ये आइसोटोपिक पैटर्न जो है वो हेलोजेंस में जब हम आते हैं तो वहां हम ज्यादा बेहतर अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ठीक है। हेलोजेंस में जो है वो हैवी नॉर्मल और हैवी आइसोटोप में एक तो दो का फर्क है, ठीक है। वहां कार्बन में क्या फर्क था, कार्बन 12 और कार्बन 13 1 एटॉमिक मास यूनिट का फर्क था, जबकि हेलोजेंस में जो है ये 2 एटॉमिक मास यूनिट का फर्क होता है। मिसाल के तौर पर ब्रोमीन है, तो ब्रोमीन जो है इसका नॉर्मल आइसोटोप जो है वो 79 है और इसका जो हैवी आइसोटोप है वो 81 है। इसी तरह से क्लोरीन जो है उसका नॉर्मल आइसोटोप 35 है और उसका हैवी आइसोटोप 37 है। इसका मतलब है कि यहाँ पे 2 का डिफरेंस है। तो ये अंडरस्टैंडिंग के लिए बड़ा अच्छा एक पैटर्न है हमारे पास। तो और दूसरी जब हम इसकी हैवी आइसोटोप की, हेलोजेंस की हैवी आइसोटोप की, स्पेशली हम ब्रोमीन और क्लोरीन की बात करेंगे, यही नेचर में हमें ज्यादा मिलते हैं, ठीक है। तो इनके जब हम आइसोटोप की बात करेंगे तो हम देखते हैं कि इनकी अबंडेंस जो है, क्लोरीन जो है वो जो नॉर्मल आइसोटोप है वो 75% तकरीबन, और जो हैवी आइसोटोप 37 वाला है वो 25% है तकरीबन, ठीक है। इसी तरह जो ब्रोमीन है वो, ये तकरीबन दोनों ही 50% रेशो में होते हैं, यानी इक्वली होते हैं, 79 और 81 वाला, ठीक है। तो इस वजह से जब हम ब्रोमीन का मास स्पेक्ट्रम रिकॉर्ड करते हैं, ब्रोमीन मॉलिक्यूल का, ब्रोमीन गैस का या ब्रोमीन वाटर को जब हम एनालाइज करते हैं मास स्पेक्ट्रोमेट्री में, तो हमारे पास जो मास स्पेक्ट्रम आता है, सोलन तो एक ही पीक आनी चाहिए थी हमारे पास, ठीक है, क्योंकि ब्रोमीन है, इसके साथ और कोई एटम्स नहीं लगे हुए। तो लेकिन जब इसका स्पेक्ट्रम देखा तो सिंपल नहीं था, बल्कि इसमें 5 पीक्स थी, 3 इस रीजन में और 2 इस रीजन में। तो ये एक पीक 158 पे थी, एक पीक 160 पे थी और एक 162 पे थी। तो अगर आप ये देखें इनका पैटर्न, तो ये दो का, एक तो ये दो का डिफरेंस आ रहा है, 158, 160, 162, यानी इन तीनों पीक्स में दो का डिफरेंस है। क्यों? ब्रोमीन नॉर्मल और हैवी आइसोटोप में जो है 2 एटॉमिक मास यूनिट का फर्क है। दूसरा ये खास बात यह है कि ये जो है 158 और 162 ये 50 ये बिल्कुल बराबर हैं, जबकि 160 जो है ये डबल इंटेंसिटी की पीक है। इसी तरह से यहाँ आ जाए तो 79 और 81 जो है बराबर है, ठीक है, इंटेंसिटी में। तो जैसे कार्बन 12 और कार्बन 13 में हमने देखा था कि कार्बन 13 वाला जो M+1 जो आइन था वो बहुत छोटा था, लेकिन यहाँ पे M+1 नहीं बल्कि M+2 होगा, ठीक है, जैसे कि 79 और 81, और इनकी हाइट जो है वो बराबर है। क्लोरीन का अगर ये होता तो ये एक दूसरे के 1/3 होते, यानी क्लोरीन 35 जो है वो 3 टाइम ज्यादा होता, और क्लोरीन जो 37 है वो उसका जो है 1/3 होता, ठीक है। तो बेसिकली इसको नीचे एक्सप्लेन किया हुआ है कि हम 158 की पीक कैसे आएगी। हम कहते हैं कि ब्रोमीन की हम बात कर रहे हैं, तो ब्रोमीन के कुछ मॉलिक्यूल ऐसे हैं कि जिसमें दोनों ब्रोमीन एटम जो आपस में कनेक्टेड हैं वो 79 के हैं, यानी दोनों ही नॉर्मल आइसोटोप हैं, और उनकी वजह से एक पीक जो है 158 पे आती है। यह ब्रोमीन का एक्चुअल मास है,
ठीक है। और उसके बाद हम कहते हैं कि कुछ मॉलिक्यूल ब्रोमीन के ऐसे हैं जिसमें एक एटम जो है वो 79 का और एक 81 का है, और ये जो सिचुएशन है ये बड़ी ज्यादा है। ठीक है, क्यों? हमने कहा था कि ब्रोमीन आइसोटोप जो है, हैवी आइसोटोप और नॉर्मल आइसोटोप, ये 50% रेशो में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये जो सिचुएशन है ये फिर ज्यादा प्रीवेल करती है। इस वजह से 79 और 81 को प्लस करें तो 160 बनता है, और इनकी इंटेंसिटी जो है ये डबल है इनसे। ठीक है, और उसके बाद फिर 162 वाला कैसे बना? यानी कुछ मॉलिक्यूल ब्रोमीन के ऐसे हैं कि जिसमें दोनों ही हैवी आइसोटोप है, 81 और 81, तो इसको जब प्लस करते हैं तो 162 बनता है, और इसकी रेशो भी जो है ये 158 के बराबर है। यानी ये वाली रेशो और ये वाली रेशो बराबर है, और ये रेशो जो है ये डबल है। ठीक है, तो चूंकि ये हमने कहा कि 50% अबंडेंस में है, लिहाजा बीच वाली सिचुएशन जो है वो डबल है, इसलिए जो है ब्रोमीन के मास स्पेक्ट्रम में M+2 और M+4 पीक आती हैं। तो हम M ये है 158, नॉर्मल आइसोटोप को हम कंसीडर करते हैं M, ये हम इस पीक को हम कहेंगे M+2, और इस पीक को हम कहेंगे M+4। तो इसी तरह से अगर कंपाउंड के अंदर 3 या 4 ब्रोमाइड हों, यानी ये तो खैर ब्रोमीन खुद है, लेकिन अगर ब्रोमाइड जो है वो किसी और कंपाउंड में एज ए सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हों, तो उसमें फिर जो है नंबर ऑफ ब्रोमाइड एटम्स के हिसाब से जो है ये M पीक्स आएंगी, M+2 और M+4, M+6, M+8, इस तरह की पीक्स आ सकती है। ठीक है, तो और उसके बाद ये 3 पीक तो उनके ब्रोमीन मॉलिक्यूल की हो गई, और ये जो है ब्रोमीन जब आप टूटता है यहाँ से टूटता है, ये वाला यहाँ से टूटता है, तो 79 और 81 जो है ये हमारे पास 50% रेशो में जो है वो पीक नजर आ रही है। तो ये क्लियर इंडिकेशन होगी। अगर आपके पास M+2 पीक्स, M+4 पीक्स आ रही हैं, तो ये इंडिकेशन होगी कि आपके कंपाउंड में जो है वो हेलोजन है। ठीक है, और फिर उसकी जो हाइट है, हाइट आपस में अगर 1/3 है तो क्लोरीन है, अगर 50% है यानी 1:1 है तो फिर ये ब्रोमीन है। तो ये आगे एक कंपाउंड है जिसमें कि क्लोरीन है। ठीक है, तो इसमें ये देखें, इस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास जो है वो 62 है। ठीक है, और इसकी जो एक 64 की पीक आ रही है M+2, और ये इसकी 1/3 है। ठीक है, इसकी 1/3 है, तो ये इंडिकेशन है। M+2 इंडिकेशन है हेलोजन की, और ये 1/3 रेशियो जो है ये इंडिकेशन है क्लोरीन की। अगर ये पीक 62 और 64 की पीक आपस में बराबर होती तो हम कहते हैं ये ब्रोमीन है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे 37 हैवियर आइसोटोप भी आ रहा है, और 35 नॉर्मल आइसोटोप भी, और इनकी भी रेशियो आपस में इंटेंसिटी की जो है वो 1/3 है। ठीक है, और उसके अलावा जो क्लोरीन जब इसमें निकलता तो ये पार्ट आ गया, फिर उसी में से कोई हाइड्रोजन लॉस हुआ तो बाकी जो है वो। तो इस तरह से अगर हेलोजिनेटेड कंपाउंड्स होंगे तो ये क्लियर इंडिकेशन होगी उसमें M+2 पीक, और उनकी रेशियो जो है इंटेंसिटी की आपस में, ये हमें बताएगी कि कौन सा हेलोजन है। ये कंपाउंड है, इसमें 2 क्लोरीन है, जो कि मैंने अभी बताया कि अगर एक ये देखें, इसमें एक हेलोजन है तो M+2 पीक है। ठीक है, इसमें अब 2 हेलोजन है तो M+2 पीक, M+4 पीक, यानी 84, 86, 88। अगर एक क्लोरीन और बढ़ जाएगा तो M+6 पीक आ जाएगी। ठीक है, एंड सो ऑन। ठीक है, और ये इंडिकेशन होगी इस चीज की कि किस तरह से ये फर्क आ रहा है। तो आप देखेंगे रेशो भी उसी तरह से 1/3 होती जाती है। ठीक है, तो ये 51 की पीक जो है, एक क्लोरीन निकला इसमें से, एक क्लोरीन निकला तो 49 और 51 की आ गई, क्योंकि एक क्लोरीन फिर भी मौजूद है। ठीक है, जब एक क्लोरीन फ्रेगमेंट में मौजूद होगा तो तब भी ये M+ और M+2 पीक आएंगी, और उनकी रेशियो जो है 1/3 होगी। ठीक है, तो इस तरह से आप इस हेलोजन से स्पेशली जो है वो आइसोटोपिक पैटर्न जो है वो अंडरस्टैंड कर सकते हैं। पैविया की बुक में जो है जो कार्बन 12 और कार्बन 13 की वजह से M+1 पीक आती है, उसके कैलकुलेशन का मेथड दिया हुआ है कि M पीक अगर कितनी बड़ी होगी, यानी 40%, 60%, 80% होगी अगर, और तो उसके साथ M+1 पीक जो कार्बन 13 की वजह से वो कितने परसेंट होगी। तो ये सारी कैलकुलेशन जो है पैविया की बुक में दी हुई है, आप लोगों ने ये देखनी है। ठीक है, इसी तरह से ये एक और क्लोरीनेटेड कंपाउंड है। यहाँ पे आप देखें कि ये 78 इसका मॉलिक्यूलर मास है, और ये M+2 पीक है। ठीक है, 80, तो इसकी रेशियो जो है वही 1/3 है।
तो M+2 पीक इंडिकेट कर रही है कि कंपाउंड में हेलोजन है, और 1/3 रेशियो इंडिकेट कर रही है कि क्लोरीन है। अगर ये 80 और 78 आपस में 50% रेशियो के बराबर होते तो हम कहते हैं ये ब्रोमीन है। तो एनीवे, तो यहाँ पे जो है सबसे पहली जो फ्रैगमेंट है वो 65 और 63 के हैं, क्योंकि उसमें से किसी एक मिथाइल लॉस हुआ तो जो फ्रैगमेंट बाकी बचा उसमें हेलोजन अभी भी मौजूद है। ठीक है, इस वजह से M+ और M+2 पीक्स आ रही हैं 63 और 65 की, लेकिन जहां पे क्लोरीन के लास्ट के बाद प्रोपाइल की पीक आ रही है वो 43 और उसके साथ जो है वो M+2 पीक नहीं है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि जिस फ्रैगमेंट में हेलोजन नहीं होगा उसके साथ M+2 पीक नहीं होगी। तो ये कंपाउंड शायद इसीलिए यहाँ पे दे दिया था, ये बताने के लिए कि जो फ्रैगमेंट विदाउट हेलोजन होगा उसके साथ M+2 पीक नहीं है। जहाँ पे M+1 पीक है कार्बन 13 की वजह से। ठीक है, तो यहाँ पे जो है जब यहाँ से जब मिथाइल निकला, फर्ज करो एक मिथाइल, ये 2 मिथाइल है, इसमें एक मिथाइल निकलेगा तो जो फ्रैगमेंट आएगा उसमें हेलोजन तब भी मौजूद है। तो इस वजह से ये M पीक और M+2 पीक 63 और 65 ये आ रहे हैं। लेकिन जब हेलोजन निकल गया और बाकी जो प्रोपाइल कैटायन बचा उसमें अब M+2 पीक नहीं आएगी, क्योंकि उसके अंदर हेलोजन मौजूद नहीं है। बाकी जो फ्रैगमेंट वो आपको एज यूजुअल जो है वो नजर आ रहे हैं। तो ये मास स्पेक्ट्रोमेट्री का एंड है हमारे पास। ये नाइट्राइल, एरोमेटिक नाइट्राइल भी है, इसको भी आप देख लेना, उसमें उसी तरह से जो है वो लॉस मॉलिक्यूलर आयन पीक बिगेस्ट है। ठीक है, और बाकी जो है वो ये यहाँ से क्लीवेज होकर 77 का लॉस है, कोई खास बात नहीं है। और बाकी 77 के जो फ्रैगमेंट्स एरोमेटिक के बनते हैं वो हैं, और इसमें 76 की एक पीक वो कह रहे हैं कि ये जो है ये वाली, ये इस वजह से कि HCN का लॉस है। तो इतनी भी करेक्टरिस्टिक नहीं है, हमारे पास 77 की पीक इंडिकेशन है। ठीक है, तो ये हमारा जो मास स्पेक्ट्रोमेट्री का हम यहाँ पे एंड कर देते हैं। हम बाकी क्लासेस पे हम नहीं जाते, अमाइड शायद हम डिस्कस कर चुके थे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीक से जो है वो हम